हिस्टामिन सिंथेसाइज होने के बाद या तो मास्ट सेल में स्टोर होगा या तो नहीं होगा। अगर मास्ट सेल में स्टोर होगा तो कहाँ मिलेगा? टिश्यू में मिलेगा। तो कहाँ कहाँ मिलता है मास्ट सेल वाला हिस्टामिन, मतलब हिस्टामिन कहाँ कहाँ मास्ट सेल में स्टोर होता है? तो वो होता है लिवर में, लंग्स में, ब्लड वेसल्स में, और भी है पर वो अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। पर एक जनरल, ठीक है, कि यहाँ यहाँ मिलता है, म्यूकोसा लेयर में मिलता है, जहाँ 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 चोट लगने का चांसेस ज्यादा है ना, वहाँ वहाँ हमको ये मिलता है, ठीक है। और कहाँ नॉन मास्ट सेल में कहाँ मिलेगा? तो मिलेगा ब्रेन में। ब्रेन में क्या करता है? तो एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर। स्टोमक में मिलेगा। स्टोमक में वो क्या करता है? तो HCl का सेक्रेशन कराता है। और रिपेयरिंग टिश्यू, अच्छा हाँ, जहाँ पे चोट लगा हुआ है ना, वहाँ पे भी देखा गया है कि हिस्टामिन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि हिस्टामिन कहीं ना कहीं रिपेयर करने में सेल का मदद करता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बेसिकली नॉन मास्ट सेल हिस्टामिन, ये हो गया हिस्टामिन ऑफ मास्ट सेल, ठीक है। तो हम लोग एक बात इससे और सीखे कि जो हिस्टामिन है उसका इफेक्ट बहुत सारा है अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लामेशन, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं हिस्टामिन का रिसेप्टर अलॉन्ग विथ रिसेप्टर्स का फंक्शंस, ठीक है। तो हिस्टामिन हम लोग का बॉडी में जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करे, ठीक है, कहीं पे वो एलर्जी रिएक्शन में पार्ट लेगा, कहीं पे वो एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर, कहीं पे एसिड का सेक्रेशन कराएगा, वो हम लोग भी देखेंगे। तो वो जो भी रिएक्शन में पार्ट लेगा ना, वो इन्हीं चारों रिसेप्टर में से किसी एक रिसेप्टर के थ्रू वो ये काम करेगा, विया इन्हीं चारों रिसेप्टर में से किन्हीं एक रिसेप्टर की तरह वो रिसेप्टर के द्वारा वो ये काम को इनिशिएट करेगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल अपना काम कब करता है? तो वो मॉलिक्यूल आता है, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होता है, फिर वो रिसेप्टर में कॉन्फर्मेशनल चेंज करता है और तब जा करके वो उसका इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो हिस्टामिन भी ऐसे ही हमारे बॉडी में ना इन्हीं चार रिसेप्टर के थ्रू काम करता है, H1, H2, H3, H4, ठीक है। हम लोग अभी देखने जा रहे हैं कि ये चारों रिसेप्टर हम लोग का बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होगा। कुछ ब्रेन में होगा, जैसे कि H1 ब्रेन में होता है, फिर कुछ स्टमक पे होगा, H2 स्टमक पे होगा। तो इस ये सारा रिसेप्टर चालू किससे होगा? तो हिस्टामिन से, ठीक है। स्टिमुलस क्या है उसका? तो हिस्टामिन। और फिर हिस्टामिन उस वहां पे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा विया इन दिस 4 रिसेप्टर्स। तो हिस्टामिन चार रिसेप्टर हम लोग बॉडी में चार तरह का होता है हिस्टामिन रिसेप्टर, H1, H2, H3, H4, ठीक है। H1 रिसेप्टर जो होता है वो क्या कराता है? तो वो कराता है एलर्जिक रिएक्शन। जितना भी एलर्जिक रिएक्शन है इंटरमीडिएट वाले, ठीक है, नॉट डिलेड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिलेड रिएक्शंस, डिलेड रिएक्शंस नहीं, एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस नहीं, ठीक है। जो भी इंटरमीडिएट रिएक्शन है जैसे कि आपका हे फीवर, ये सब, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्यूराइटिस, यहाँ पे आपका हिस्टामिन H1 रिसेप्टर काम करता है, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस में। एनाफिलैक्टिक में नहीं। ध्यान देने वाली बात है कि एनाफिलैक्टिक में H1 का उतना बड़ा रोल नहीं होता है, वहाँ बाकी सब मेडिएटर्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को गवर्न करता है। फिर ब्लड वेसल्स पे होता है ये H1। तो ब्लड वेसल्स पे H1 क्या कराता है? तो वेजोडाइलेशन। स्मॉलर ब्लड वेसल्स पे H1 क्या कराता है? वेजोडाइलेशन। पर बिगर ब्लड वेसल्स पे क्या कराएगा? स्मूथ मसल्स वाले पे तो क्या है? कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। अब आता है ब्रेन। तो ब्रेन में क्या क्या काम करता है? तो H1 रिसेप्टर ब्रेन में होता है, वो वहाँ पे वो करता क्या है? तो वहाँ पे वो रास सिस्टम एक्टिवेट करता है। H1 रिसेप्टर ब्रेन में रास सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रास सिस्टम क्या है? तो रास सिस्टम का फुल फॉर्म है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये रास सिस्टम क्या है ना, मिड ब्रेन पे होता है बेसिकली। H1 रिसेप्टर कहाँ होता है ब्रेन में? तो वो होता है मिड ब्रेन पे, ठीक है। तो वहां पे ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रास सिस्टम के लिए। तो रास सिस्टम है क्या? तो आप ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम आपको जगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कितना आप वेक फील करोगे, कितना अवेक फील करोगे, कितना ज्यादा अलर्ट फील करोगे, वो इस सिस्टम जो रास सिस्टम है ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये किससे मेडिएट होता है? थ्रू H1 रिसेप्टर। वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर H1 सेक्रेट होता है, H1 अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, स्टिमुलस को आगे भेजता है। तो जितना ज्यादा H1 सेक्रेट होगा वो स्टिमुलस जाएगा, उतना ज्यादा आप अवेक फील करोगे, अलर्ट फील करोगे। अब आता है H2। H2 कहाँ होता है? तो H2 हम लोग का होता है स्टमक पे, ठीक है। स्टमक पे ये कहाँ पे होता है? तो फंडस रीजन। स्टमक पे कहाँ होता है? फंडस रीजन। स्टमक का जो पार्ट होता है वहाँ फंडस रीजन में होता है, एपिथेलियम पे। जो कराता है क्या है? तो ये कराता है एसिड का सेक्रेशन। अगर इस रिसेप्टर को आप स्टिमुलेट कीजिएगा तो ये क्या कराएगा? एसिड का सेक्रेशन। अच्छा हाँ, एक डिसीज है जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर डिसीज। पेप्टिक अल्सर डिसीज, इसमें होता क्या है? एसिड का सेक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एसिड का सेक्रेशन बढ़ने के कारण क्या होता है ना, आपका पेट में अल्सर होने लगता है, जो कि प्रॉब्लम करता है पेशेंट्स को। तो इस चीज से बचने के लिए, मतलब इस चीज का रेमेडी के तौर पे हम लोग एंटी हिस्टामिक H2 देते हैं, जो इस रिसेप्टर को ब्लॉक करे। अगर इस रिसेप्टर को वो ब्लॉक करेगा, जो ड्रग देंगे हम लोग एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट बोलते हैं उसको, इस रिसेप्टर को अगर ब्लॉक करेगा तो एसिड का सेक्रेशन घटेगा और हम लोग को अल्सर में थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो हम लोग जो ड्रग देते हैं एंटागोनिस्ट जो देते हैं उसका नाम है
रूपाटाडिन, सिमिटिडिन, ये सब H2 एंटागोनिस्ट है जो हम लोग पेप्टिक अल्सर डिसीज में यूज करते हैं। अब आता है H3, तो H3 रिसेप्टर कहाँ होता है? तो H3 रिसेप्टर होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे। H2 मिटा देते हैं, H2 तो वही है क्योंकि थोड़ा H3 समझाना है। ठीक, H3 कहाँ होता है? तो H3 होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे और एक्ट एज ब्रेक। तो हम लोग इसको समझते हैं थ्रू रास सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे लोगों को चीजें थोड़ा और क्लियर होंगी। जैसे कि ये रास सिस्टम, ठीक है, ये साइनैप्स, यहाँ पे वेसाइकल जिसमें हिस्टामिन स्टोर है, ये हो गया इसका रिसेप्टर H3 के लिए। ये साइनैप्स बना हुआ है, यहाँ से स्टिमुलस आएगा, वेसाइकल्स यहाँ पे फटेंगे, रिलीज करेंगे आपका हिस्टामिन। अब हिस्टामिन जो है ये अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा, H1 रिसेप्टर होता है यहाँ पे, ये रास सिस्टम है, ठीक है, रास सिस्टम। तो होगा क्या, हिस्टामिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और एक्शन पोटेंशियल को आगे भेज देंगे, और जितना ज्यादा हिस्टामिन यहाँ सेक्रेट होगा उतना ज्यादा रिसेप्टर से बाइंड करेगा और आपका एक्शन पोटेंशियल जागे जाएगा और आप फील करोगे अवेक और अलर्ट। फिर क्या होता है, ये जो हिस्टामिन यहाँ सेक्रेट हुआ है ना, हिस्टामिन यहाँ जो हिस्टामिन सेक्रेट हुआ है, ये इससे बाइंड हुआ, आगे एक्शन पोटेंशियल भेज दिया। अब कुछ हिस्टामिन इससे बाइंड हुआ H3 रिसेप्टर से, और क्या किया, H3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया। जैसे H3 रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ इसके बाइंड होने से, ये क्या किया H3 रिसेप्टर, ये और वेसाइकल्स को यहाँ पे फटने नहीं देगा, यहाँ पे आकर के बाहर नहीं आने देगा थ्रू एक्सोसाइटोसिस, ठीक, नहीं आने देगा। अगर यहाँ पे और वेसाइकल्स बाहर नहीं आएगा तो हिस्टामिन यहाँ पे और नहीं बढ़ेगा, अगर हिस्टामिन यहाँ पे और नहीं बढ़ेगा तो हिस्टामिन का सेक्रेशन रुकेगा और रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होगा, और रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होगा तो फिर फर्दर एक्शन पोटेंशियल नहीं जाएगा। तो ये हमने बताने का कारण था कि एक डिसीज होता है, इसका नाम है नेक्रोलेप्सी, एक कंडीशन है नेक्रोलेप्सी। इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग को ये जो बीमारी है नेक्रोलेप्सी, इसमें ये कैरेक्टराइज होता है बाय स्लीप अटैक्स। इसमें आपको स्लीप अटैक बहुत आता है, बहुत स्लीप अटैक आता है, ठीक है, नेक्रोलेप्सी में। तो हम लोग इस फीचर को, ये जो H3 वाला फीचर जो हम लोग स्टडी किया, इसको बहुत ब्यूटीफुली यूज करते हैं नेक्रोलेप्सी में। हम लोग करते क्या है, एक नया ड्रग अभी खोजा गया है, जस्ट अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ एक नया ड्रग, नाम है उसका ट्रिप्रोलेसेंट। ड्रग का नाम है ट्रिप्रोलेसेंट। ये ड्रग करता क्या है ना, तो ये ड्रग है H3 एंटागोनिस्ट। H3 एंटागोनिस्ट। तो ये करता क्या है, ये जा करके यहाँ बाइंड कर जाएगा। एंटागोनिस्ट क्या होता है, जो रिसेप्टर से बाइंड करे और अपोजिट इफेक्ट या फिर नो इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो ये जाकर के यहाँ बाइंड कर जाएगा, यहाँ बाइंड करेगा तो जो हिस्टामिन सेक्रेट हुआ है वो वापस इससे बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर इससे बाइंड नहीं कर पाएगा तो हिस्टामिन सेक्रेट होते रहेगा, ब्रेक फेल, हिस्टामिन सेक्रेट होते रहेगा और फिर रिसेप्टर से बाइंड होते रहेगा, तो आप फील करोगे अलर्ट। तो नेक्रोलेप्सी में क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा नींद आता है, तो हम लोग उसको देते हैं ट्रिप्रोलेसेंट, ताकि वो H3 को ब्लॉक करे और हिस्टामिन का सेक्रेशन जारी रहे और आपको नींद ना आए, क्योंकि आपका रास सिस्टम फिर काम करते रहेगा। ठीक है, तो ये बात लिख लीजिए, ये आपका क्रेडिट पार्टी में नहीं दिया हुआ है, तो ये लिख लीजिए, ये ज़्यादा बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। पर अब है WBC पे, तो WBC पे क्या काम करता है, तो WBC पे अभी रिसेंट स्टडीज बताता है कि H4 रिसेप्टर WBC पे कराता है कीमोटैक्सिस, पर इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, अभी इस पे रिसर्च चल रहा है H4 पे, पर बताता यही है, अभी कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा ये कि कीमोटैक्सिस कराता है। हालांकि इस पे रिसर्च चल रहा है, तो इसके लिए कोई ड्रग भी हम लोग को नहीं पता है। H3 के लिए एंटागोनिस्ट देख लिया हम लोग, जो कि था ट्रिप्रोलेसेंट। H2 के लिए देख लिया सिमिटिडिन और रूपाटाडिन, रॉक्साटिडिन भी होता है, ठीक है, H2 के लिए। अब हम लोग आते हैं H1 पे। H1 का जो बेसिक बात है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर एंटीहिस्टामिनिक्स देखते हैं। हम लोग H2 ब्लॉकर्स देख लिए, H3 ब्लॉकर्स देख लिए, H4 पढ़ना नहीं है, अब हम लोग H1 देखते हैं। तो H1 ब्लॉकर्स को हम लोग दो हिस्सा में क्लासिफाई करते हैं, H1 फर्स्ट जनरेशन H1 ब्लॉकर्स, दूसरा सेकंड जनरेशन, जिसको हम लोग एंटागोनिस्ट बोलते हैं, H1 एंटागोनिस्ट। ये किस बेसिस पे किए हैं, तो इस बेसिस पे कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है कि नहीं। तो फर्स्ट जनरेशन जो भी ड्रग होगा एंटीहिस्टामिन, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा। मतलब अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, मतलब ये रास सिस्टम पे काम करेगा। तो अगर ये ब्लॉकर रास सिस्टम पे काम करेगा
तो रास सिस्टम में H1 कहाँ होता है, तो ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे होता है H1। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है रास में, तो ये आपको अवेक फील कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो होता क्या है, ये ब्लॉकर अगर आप दोगे तो ये जाकर के H1 को ब्लॉक कर देगा, फिर हिस्टामिन इससे बाइंड नहीं हो पाएगा। हिस्टामिन अगर इससे बाइंड नहीं होगा तो आपको अवेक फील नहीं होगा, आप सेडेटिव फील करोगे। सेडेटिव मतलब क्या होता है, सेडेशन मतलब क्या होता है, सेडेशन मतलब जो आपको काम कर दे, आपका एनर्जी ड्रेन कर दे, बेसिकली आपको फील होगा कि आप थक गए, नींद नहीं आएगा आपको, फिर आप अपना एनर्जी को रिगेन करने के लिए आप सोओगे, आपको लगेगा कि हम थक गए, हमको सो जाना चाहिए, ठीक है। स्लीप इंड्यूस नहीं कर रहा है, स्लीप का कंडीशन ला रहा है, ठीक, क्योंकि जो स्लीप इंड्यूस करता है उसको हिप्नोटिक्स बोलता है। तो क्या इसको ब्लॉक कर देगा तो आपको अवेक फील नहीं होगा, तो आपको हल्का सा नींद आएगा। तो इसीलिए इसी वजह से ये ड्रग कॉज कर सकता है सेडेशन। H1 blockers first generation can cause sedation because of this property, ठीक है, क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। सेकंड बात कि सेकंड जनरेशन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, इसी बेसिस पे क्लासिफाई हुआ भी है। अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तो सेडेशन आपको नहीं आएगा, पर इसमें सेडेशन पॉजिटिव। दूसरा बात कि हम लोग हिस्टामिन को, इसमें जो हिस्टामिन फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स है, ये कुछ एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है। कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो अगर आपको याद हो एएनएस से, तो कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल है आपका बॉडी का सेक्रेशंस के लिए, मूवमेंट के लिए, ठीक है। जैसे कि सेक्रेशंस में क्या है, तो आपका हाँ जो भी सलाइवा का सेक्रेशन हो रहा है, टीयर का सेक्रेशन हो रहा है, ज्यादातर सेक्रेशन, लंग्स का म्यूकस का सेक्रेशन, इन सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो कोलिनर्जिक सिस्टम, ठीक है। तो ये जो ड्रग है ये शो करता है एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट। तो हम लोग इस फीचर को बिना, इसका एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट को बिना यूज करते हैं। मेरा कहने का मतलब है फर्स्ट जनरेशन ड्रग हमको इसको इसमें ब्लड ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, तो हम लोग इसका कुछ फीचर्स अपार्ट फ्रॉम एंटी हिस्टामिक प्रॉपर्टीज, हम लोग इसको एंटी कोलिनर्जिक्स के लिए भी कहीं कहीं यूज करते हैं। एंटी हिस्टामिक होने के बावजूद भी इसको कहीं कहीं एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज के कारण इसका यूज किया जाता है। जैसे कहाँ यूज करते हैं, तो हम लोग इसको यूज करते हैं मस्कुलर डिस्टोनिया। ये क्या होता है मस्कुलर डिस्टोनिया, तो कई बार होता है ना कि मसल खिंच जाता है, कि मसल खिंचा गया, फिर घुमा नहीं पा रहे, इसी को बोलते हैं मस्कुलर डिस्टोनिया। तो वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी, तो वो ब्लॉक कर देगा रिसेप्टर को, तो मसल आराम से घूम जाएगा, ठीक है। दूसरा कहाँ पे इसको यूज करते हैं, तो हम लोग याद कीजिए कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के हायोसिन कहाँ यूज करते थे, तो मॉर्निंग सिकनेस में, तो हम लोग इसको मॉर्निंग सिकनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। और हायोसिन मॉर्निंग, अपार्ट फ्रॉम मॉर्निंग सिकनेस, वो कहाँ यूज होता था, तो वो होता था वो मोशन, जब हम लोग कहीं जाते थे तो मोशन में जो वॉमिटिंग होता है उसके लिए, तो हम लोग उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। और कहाँ, हाँ कॉमन कोल्ड, तो कॉमन कोल्ड में ध्यान देने वाला बात यह है कि हिस्टामिन भले एलर्जी में पार्ट लेता है, एंटी हिस्टामिन भले एलर्जी में हम लोग देते हैं, ठीक है, पर हम लोग इसको कॉमन कोल्ड में ना एलर्जी के कारण यूज नहीं करते हैं। क्यों यूज करते हैं, तो क्योंकि वो सेक्रेशन घटाता है, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट के कारण हम लोग उसको कॉमन कोल्ड में इसका एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज के कारण यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि कॉमन कोल्ड में एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज के कारण ये आपका जो सेक्रेशन होता है उसको घटा देगा, तो नाक बहना ये सब चीज नहीं होगा, सोर थ्रोट थोड़ा सा प्रॉपर्टी है वो सब चीज को घटा देता है, इसलिए हम उसको कॉमन कोल्ड में यूज करते हैं। दूसरा ये इतना प्रॉपर्टीज हो गया एंटी कोलिनर्जिक के लिए, ठीक है। अब ये कोई एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता एक्स्ट्रा, नो एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। तो बेसिकली हम लोग इस ड्रग को क्यों यूज करते हैं, तो हम लोग इसको यूज करते हैं एलर्जी में, बस, और से कोई मेन प्रिस्क्रिप्शन नहीं, पर इसको हम लोग एंटी कोलिनर्जिक के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब एक बात, अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर को कॉज कर रहा है, सेडेशन कॉज कर रहा है, तो हम लोग ये ड्रग उन लोगों को नहीं दे सकते ना, ये वाला ड्रग फर्स्ट क्लास वाला ड्रग उन लोगों को नहीं दे सकते जिन लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल ट्रक ड्राइवर, पायलट, इन लोगों को हम ये ड्रग नहीं दे सकते। और एक बात, फर्स्ट जनरेशन ड्रग ना, इसके अलावा साइकोमोटर एक्टिविटी भी थोड़ा डिस्टर्ब करता है, मतलब जो आप अपने इच्छा से अपना हाथ पांव को हिला सकते हो उस एक्टिविटी को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग ये ड्रग, जब फर्स्ट जनरेशन ड्रग है वो ड्राइवर्स को, या गाड़ी चला रहा है कोई आदमी तो उसको नहीं प्रेफर करता है,
ठीक है, क्योंकि ये उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है। और ये अपना अपार्ट फ्रॉम एंटी हिस्टामिक प्रॉपर्टीज, ये एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज के लिए भी यूज होता है। कहाँ कहाँ तो यहाँ यहाँ, लेकिन ये केवल एलर्जी में ही यूज होता है। सेकेंड जनरेशन ड्रग किस बेसिस पर हमने उसको जनरेशन में क्लासिफाई किया था? ब्लड ब्रेन बैरियर के बेसिस पे कि वो क्रॉस करता है कि नहीं करता। ठीक है, वो हम लोग देखने जा रहे हैं ड्रग्स। ये H1 ब्लॉकर्स, H1 एंटागोनिस्ट ब्लॉकर्स। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, क्लास 1 क्लास 2। देख लीजिए उसका फीचर्स देख लीजिए इसके पहले हम लोग इसका क्लास देखेंगे तो ड्रग्स कौन कौन से इंक्लूडेड है। तो क्लास 1 में जो ड्रग इंक्लूड है उसका नाम है प्रोमिथाजिन, डाइफेनहिड्रामिन, फिनेरामिन, साइक्लोजिन और सिनारिजिन। अब क्या बोलते हैं, सेकेंड क्लास में अगर आते हैं तो टर्फेनाडिन, फेक्सोफेनाडिन, लोराटाडिन, सिट्रिजिन, लेवोसिट्रिजिन, एजिलासिस्टीन और एस्टियामिजोल। ठीक है, तो अब कुछ एमसीक्यूज वाले बात जो क्वेश्चन यहाँ से उठ के आते हैं। प्रोमिथाजिन जो है ये सबसे ज्यादा एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट शो करता है, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट सबसे ज्यादा शो करेगा, अलॉन्ग विथ ब्लड ब्रेन बैरियर को भी सबसे ज्यादा क्रॉस करता है। ठीक है, हम लोग कई बार इसको मॉर्निंग सिकनेस के लिए भी देते हैं, प्रेगनेंसी में भी। ठीक, दूसरा टर्फेनाडिन। टर्फेनाडिन जो है ये आपका टर्फेनाडिन, ये वाला ड्रग टर्फेनाडिन और एस्टिमिजोल। ठीक है, ये दोनों ड्रग अब हम लोग नहीं देते हैं, ये दोनों अब बैन है। ठीक है, ये दोनों ड्रग नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ड्रग जो है टर्फेनाडिन और एस्टिमिजोल, अगर आप एंटीबायोटिक such as ketoconazole, azithromycin, clarithromycin, इन सब के साथ अगर आप इन तीनों एंटीबायोटिक के साथ अगर आप इन दोनों में से कोई भी ड्रग को दिए तो ये कॉज करता है क्यूटी इंटरवल गैप, बढ़ा देता है। क्यूटी इंटरवल जो होता है ईसीजी में हार्ट का क्यूटी इंटरवल, उसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो टर्फेनाडिन और एस्टियामाजोल हम लोग अगर इन तीनों ड्रग के साथ दिए तो ये बेसिकली है क्या? तो ये है एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, टर्फेनाडिन और एस्टिमाजोल ये तीनों ड्रग के साथ मेरा क्यूटी इंटरवल हार्ट पे बढ़ा देता है, क्योंकि ये है एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर्स मतलब ये लोग माइक्रोसोमल एंजाइम से ये लोग डिग्रेड होता है, तो एंजाइम इनहिबिटर्स ये लोग जो है ये एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। तो फिर ये करते क्या है, इसका जो है मेटाबॉलिज्म को घटा देते हैं, इन दोनों ड्रग का मेटाबॉलिज्म को ये घटा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्यूटी इंटरवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसके साथ तो हम लोग ये ड्रग तीनों ड्रग को नहीं देते हैं। लास्ट बचा फेक्सोफेनाडिन, तो हम लोग फेक्सोफेनाडिन को भी नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि फेक्सोफेनाडिन जो है ना वो भी क्यूटी इंटरवल कहीं कहीं पे देखा गया, हर किसी में नहीं, ये हर किसी में नहीं है। ठीक है, फेक्सोफेनाडिन इज मोर प्रिफरेबल, क्योंकि कहीं कहीं पे देखा गया, एकदम रेयर केसेस में देखा गया कि जो क्यूटी इंटरवल है ईसीजी में इसको ये बढ़ा देता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको भी नहीं देते हैं। ये अरिथमिया कॉज करता है बेसिकली, अगर आप टर्फेनाडिन और एस्टिमाजोल के साथ इसको दे दिएगा तो ये अरिथमिया कॉज करता है। तो हम लोग फिर भी इसको प्रीफर करते हैं, क्योंकि एकदम नेग्लिजिबल केसेस में देखा गया, नहीं ये बराबर पर कहीं कहीं पे होता है, देखा गया डेथ हुआ है इसको देने से। ठीक है, तो फेक्सोफेनाडिन भी हम लोग इसलिए अवॉइड करते हैं। ये हो गया। दूसरा, ये दोनों जो ड्रग है इसको हम लोग लोकली यूज करते हैं एज एन स्प्रे, आंख में या आई में या कहीं पे भी जहाँ पे नीड है वहाँ पे हम लोग इसको लोकली यूज करते हैं इन दोनों ड्रग्स को। अच्छा, सिसप्राइड जो ड्रग है उसको भी लिमिट किया, पर वो मैंने बाद में पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना हो गया। और कुछ और ये जो ईसीजी में जो इंटरवल कॉज करता है, जो अरिथमिया कॉज करता है, उसको मैं बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर अरिथमिया। तो इस तौर से भी बोलते हैं इसको, नाम को याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो हो गया ये हमारे एप्लीकेशन में देख लिया ड्रग्स के साथ कि पेप्टिक अल्सर डिसीज में किसको देते हैं, ट्रिपल एसेंट किसको देते हैं, नहीं देते हैं। ये तो कंप्लीट हो जाए इसके साथ हम लोग का हिस्टामिन। लेकिन गो थ्रू द टेक्स्ट वंस, बुक्स के थ्रू आप लोग जाइए एक बार। हम हालांकि जो बताए हैं इससे आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी, तो लिखा ही हुआ है, जितना भी कुछ हम बोलेंगे सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम ट्रिपल एसेंट और ये एंजाइम वाला सब कुछ इनहिबिटर भी इसमें लिखा हुआ है, तो गो थ्रू इट। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।